आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में, जिसमें सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 1 से 342 तक कवर कर चुके हैं। फिलहाल हम चैप्टर 26 पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सह अपराधी को क्षमादान, ठीक है। क्लोज 1, किसी ऐसे अपराध से जिसे यह धारा लागू होती है प्रत्यक्ष रूप में संबद्ध या संबंधित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभी प्राप्त करने की दृष्टि से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध के अन्वेषण या जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में और अपराध की जांच या विचारण करने वाला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या विचारण के किसी प्रक्रम में उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान कर सकेगा कि वह अपराध के संबंध में और उसके किए जाने में चाहे कर्ता या दुष्प्रयोग के रूप में संबद्ध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में सब परिस्थितियों का जिनकी उसे जानकारी हो पूर्ण और सत्य प्रकटन करे। इसमें कहा गया है कि जब किसी अपराध के मुख्य साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोर्ट किसी सह आरोपी को सरकारी गवाह बनाकर माफ करते हैं, तो उसका प्रावधान कहता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जेएमएफसी किसी आरोपी को इस तरह पर माफ कर सकते हैं कि यह अपराध और उसमें शामिल सभी साथियों के बारे में पूरा और सच खुलासा करें, ठीक है। बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। यह धारा निम्नलिखित को लागू होती है। पॉइंट 1, अनियमित सेशन न्यायालय द्वारा तत्समय पर वर्ग किसी अन्य विधि के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणे कोई अपराध। पॉइंट बी, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो या अधिक कठोर दंड से दंडनीय कोई अपराध। क्लोज कहता है कि ऐसे अपराध जिनकी सुनवाई केवल सेशन कोर्ट या विशेष न्यायाधीश द्वारा की जाती है, ऐसे अपराध जिनमें 7 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज 3 के बारे में। प्रत्येक मजिस्ट्रेट जो अपराध के अधीन समाधान करता है, पॉइंट ए, ऐसा करने के अपने कानूनों को अभिलिखित करेगा। पॉइंट बी, यह अभिलिखित करेगा कि समाधान उस व्यक्ति द्वारा जिसको कि वह किया गया था स्वीकार कर लिया गया था या नहीं, और अभियुक्त द्वारा आवेदन किए जाने पर उसे ऐसे अभिलेखन की प्रतिलिपि निःशुल्क देगा, ठीक है। क्लोज 3 कहता है कि समाधान देने वाला मजिस्ट्रेट ऐसा करने के कारण दर्ज करेगा और यह लिखेगा कि आरोपी ने क्षमा स्वीकार की है या नहीं, आरोपी को इसकी प्रति मुफ्त मिलेगी, ठीक है। क्लोज 4, उपधारा 1 के अधीन क्षमादान स्वीकार करने वाला। पॉइंट ए, प्रत्येक व्यक्ति की अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में और पश्चावर्ती विचार में यदि कोई हो साक्षी के रूप में परीक्षा की जाएगी। पॉइंट बी, प्रत्येक व्यक्ति को जब तक कि वह पहले से ही जमानत पर न हो विचारण खत्म होने तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाए। क्लोज 4 कहता है कि क्षमा स्वीकार करने वाले व्यक्ति को केस में गवाह के रूप में परखा जाएगा। यदि वह पहले से जमानत पर नहीं है तो ट्रायल पूरा होने तक उसे कस्टडी में भी रखा जाएगा, ठीक है। क्लोज 5, जहां किसी व्यक्ति ने उपधारा 1 के अधीन किया गया समाधान स्वीकार कर लिया है और उसकी उपधारा 4 के अधीन परीक्षा की जा चुकी है, वहां अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मामले में कोई अतिरिक्त जांच किए बिना पॉइंट ए, मामले को नंबर 1, यदि अपराध अनियमित सेशन न्यायालय द्वारा विचारणे है या यदि संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। नंबर 2, यदि अपराध अनियमित तत्समय पूर्वक अन्य विधि के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणे है तो उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा। पॉइंट बी, किसी अन्य दशा में मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के हवाले करेगा जो उसका विचारण सर्वे करेगा।
क्लोज 5 में कहा गया है कि गवाही दर्ज होने के बाद मजिस्ट्रेट बिना अतिरिक्त जांच के मामले को सुनवाई के लिए सेशन कोर्ट, विशेष न्यायाधीश या खुद कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 344 के बारे में, क्षमा दान का निर्देश देने की शक्ति। मामले की सुपुर्दगी के पश्चात किसी समय किंतु निर्णय दिए जाने के पूर्व न्यायालय जिसे मामला सुपुर्द किया जाता है किसी ऐसे अपराध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सबर्द या संबंधित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति को साक्ष्य विचार में अधिप्राप्त करने की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को उसी स्तर पर समाधान कर सकेगा। सेक्शन 344 कहता है कि जब मामला सुपुर्दगी के बाद सेशन कोर्ट या विचार न्यायालय में पहुंच जाता है तब भी कोर्ट के पास फैसला सुनाए जाने से पहले किसी सह अपराधी को उसी स्तर पर पूर्ण और सत्य प्रकटन समाधान देने का अधिकार होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 345 के बारे में, क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचार। क्लोज 1, जहां ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने धारा 343 धारा 444 के अधीन समाधान स्वीकार कर लिया है, लोक अभियोजक प्रमाणित करता है कि उसकी राय में ऐसे व्यक्ति ने या तो किसी अत्यावश्यक बात को जानबूझ कर छिपाकर या मिथ्या साक्ष्य देकर उस शर्त का पालन नहीं किया है जिस पर समाधान किया गया था, वहां ऐसे व्यक्ति का विचार उस अपराध के लिए जिसके बारे में ऐसे समाधान किया गया था या किसी अन्य अपराध के लिए जिसका वह उसी विषय के संबंध में दोषी प्रतीत होता है और मिथ्या साक्ष्य के अपराध के लिए भी विचार किया जा सकेगा, परंतु ऐसे व्यक्ति का विचार अन्य अभियुक्तों में से किसी के साथ संयुक्त नहीं किया जाएगा। इसका क्लोज 1 कहता है कि यदि सरकारी वकील यह लिखकर दे दे कि क्षमा पाने वाले व्यक्ति ने जानबूझकर कोई मुख्य बात छुपाई है या झूठी गवाही दी है, तो उस पर मूल अपराध का झूठी गवाही का मुकदमा चलाया जाएगा। उसका ट्रायल अन्य आरोपियों के साथ मिलाकर नहीं बल्कि अलग से चलेगा। ठीक है, झूठी गवाही का केस चलाने के लिए हाई कोर्ट की मंजूरी आवश्यक होगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में, समाधान स्वीकार करने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया और धारा 183 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा या धारा 343 की उपधारा 4 के अधीन किसी न्यायालय द्वारा अभिलिखित कोई कथन ऐसे विचार में उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सके। इसका क्लोज 2 कहता है कि आरोपी ने धारा 143 के तहत जो भी बयान दर्ज कराए थे वह उनके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 3 के बारे में, ऐसे विचार में अभियुक्त यह अभिवचन करने का हकदार होगा कि उसने उन शर्तों का पालन कर दिया है जिन पर उसे समाधान दिया गया था, और तब यह साबित करना अभियोजन का काम होगा कि ऐसी शर्त का पालन नहीं किया गया है। इसका क्लोज 3 कहता है कि जब मामला सुपुर्दगी के बाद सेशन कोर्ट या विचार न्यायालय में पहुंच जाता है तभी कोर्ट के पास फैसला सुनाए जाने से पहले किसी सह अपराधी को उसी शर्त पर पूर्ण और सत्य प्रकटन मतलब समाधान देने का अधिकार होता है। ठीक है, और कहते हैं क्लोज 4 के बारे में, ऐसे विचारों के समय न्यायालय पॉइंट 1, यदि वह सेशन न्यायालय है तो आरोपी अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाने और समझाए जाने के पॉइंट बी, यदि वह मजिस्ट्रेट का न्यायालय है तो अभियोजन के साक्ष्यों का साक्ष्य लिए जाने के अभियुक्त से पूछेगा कि क्या वह अभियोजन करता है कि उसने उन शर्तों का पालन किया है जिन पर उसे समाधान दिया गया था। इसका क्लोज 4 कहता है कि ट्रायल की शुरुआत में सेशन कोर्ट में आरोप पढ़कर सुनाने से पहले और मजिस्ट्रेट कोर्ट में गवाही से पहले कोर्ट अभियुक्त से पूछेगी क्या वह यह दावा करता है कि उसने शर्तों का पालन किया था। अब बात करते हैं क्लोज 5 के बारे में, यदि अभियुक्त ऐसा विवेचन करता है तो न्यायालय उस अभिभावक को अभिलिखित करेगा और विचारण के लिए अग्रसर होगा और वह मामले में निर्णय देने के पूर्व इस विषय में निष्कर्ष निकालेगा कि अभियुक्त ने क्षमा की शर्तों का पालन किया है या नहीं,
और यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि उसने ऐसा पालन किया है तो वह इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी दोष मुक्ति का निर्णय दे। इसका क्लॉज 5 कहता है कि यदि कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उसने क्षमा की शर्तों का सही सही पालन किया था तो वो उसे बरी कर देगी। ठीक है, अब बात करें सेक्शन 346 के बारे में, कार्रवाई को स्थगित या अस्थगित करने की शक्ति। क्लोज 1, प्रत्येक जांच या विचार में कार्रवाई या सभी उपस्थित साक्ष्यों की परीक्षा हो जाने तक दिन प्रतिदिन रखी जाएगी जब तक कि ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे न्यायालय उन्हें अगले दिन से परे स्थगित करना आवश्यक न समझे। परंतु जब जांच या विचार भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65 या धारा 71 के अधीन किसी अपराध से संबंधित है तब जांच विचार आरोप पत्र फाइल किए जाने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि कोर्ट में जब केस शुरू हो जाए तब तक उपस्थित सभी गवाहों की गवाही पूरी न हो जाए तब तक सुनवाई रोजाना दिन प्रतिदिन चलेगी। कोर्ट कारणों को दर्ज करेगी करके ही अगले दिन से आगे की तारीख दे सकती है। यदि मामला बलात्कार या यौन अपराधों जैसे बीएनएस की धारा 64, 71 से संबंधित है तो चार्जशीट मतलब आरोप पत्र दाखिल होने के 2 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना अनिवार्य। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। यदि न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान करने या विचार के प्रारंभ होने के पश्चात यह आवश्यक या उचित समझता है कि किसी जांच या विचार का प्रारंभ करना विलंबित कर दिया जाए या उसे स्थगित कर दिया जाए तो इस समय समय पर ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसे निबंधों पर जैसे वह ठीक समझे उतने समय के लिए जितना वह उचित समझे उसे स्थगित या अस्थगित कर सकेगा। और यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो उसे वारंट द्वारा प्रतिप्रेषित कर सकेगा। परंतु कोई न्यायालय किसी अभियुक्त को इस धारा के अधीन एक समय में 15 दिन से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित नहीं करेगा। इसका क्लोज 2 कहता है कि अगर आरोपी कस्टडी में है तो उसे कस्टडी जेल में वापस भेज सकते हैं। बस शर्त यह है कि 15 दिन की सीमा एक बार में आरोपी को 15 दिन से अधिक के लिए रिमांड कस्टडी में नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, परंतु यदि और की जब साक्ष्य उपस्थित हो तब उसकी परीक्षा किए बिना स्थगन या अस्थगन नहीं करने की मंजूरी विशेष कारणों के बिना जो लेखबद्ध किए जाए नहीं दी जाएगी। इसमें कहा है कि अगर गवाह कोर्ट में जा चुके हैं तो जब तक बहुत बड़ा विशेष कारण न हो सुनवाई स्थगित नहीं की जाएगी, उनकी गवाही ली जाएगी। ठीक है, परंतु यह भी कि कोई स्थगन केवल इस प्रयोजन के लिए नहीं मंजूर किया जाएगा कि वह अभियुक्त व्यक्ति को उस पर अभिरोपित किए जाने के लिए प्रस्थापित दंडादेश के विरुद्ध हेतु दर्शित करने में असमर्थ बने। इसमें कहा गया है कि केवल आरोपी को सजा के प्रश्नों पर पक्ष रखने का समय देने के लिए तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। तारीख तभी चलेगी जब वह स्थिति पक्षकार आरोपी या वकील के नियंत्रण से बाहर हो। ठीक है, विशेष परिस्थिति में विपक्ष की बात सुनकर अधिकतम 2 बार ही तारीख दी जा सकती है। वकील साहब किसी कोर्ट में बिजी है या तारीख मांगने का वैध आधार नहीं है। ठीक है, अगर गवाह मौजूद है लेकिन वकील गैर मौजूद है या धीरे के लिए तैयार नहीं है तो कोर्ट गवाह का बयान दर्ज करके उचित आदेश दे सकती है। स्पष्टीकरण की बात करें, यदि यह संदेह करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है कि हो सकता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, यह संभाव्य प्रतीत होता है कि प्रतिप्रेषण करने पर अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है तो यह प्रतिप्रेषण के लिए एक उचित कारण हो। इसमें कहा है कि यदि यह सच है कि आरोपी ने अपराध किया है और कस्टडी बढ़ाने से और सबूत मिल सकते हैं तो रिमांड का यह सही कारण माना जाता है। स्पष्टीकरण 2, जिन निर्बंधों का कोई आस्थगन या स्थगन करना मंजूर किया जा सकता है उनके अंतर्गत समुचित मामलों में अभियोजन या अभियुक्त द्वारा खर्चे का दिया जाना भी है। स्पष्टीकरण 2 कहता है कि तारीख मांगने वाली पार्टी अभियोजन या अभियुक्त पर कोर्ट खर्चा
भी लगा सकती है, मतलब पेनल्टी भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 347 के बारे में। स्थानीय निरीक्षण क्लोज वन। कोई न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किसी जांच विचार या अन्य कार्रवाई की किसी प्रकरण में पक्षकारों को समेत सूचना देने के पश्चात किसी स्थान में जिसमें अपराध का किया जाना अभिकथित है या किसी अन्य स्थानों में जहां जा सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा जिसके बारे में उसकी राय है कि इसका अवलोकन ऐसी जांच विचार में दिए गए साक्ष्य का उचित विवेचन करने के पश्चात यह आवश्यक है और ऐसे निरीक्षण में है देखे गए किन्हीं सुसंगत तथ्यों का ज्ञापन अनावश्यक विलंब के बिना लेखबद्ध करेगा। इसका क्लोज वन कहता है कि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी भी पक्षकारों को सूचना देकर घटनास्थल या खुद दौरा कर सकते हैं और निरीक्षण कर सकते हैं ताकि वह साक्ष्यों को बेहतर ढंग से समझ सके। इसके तुरंत बाद वे निरीक्षण का एक नोट तैयार करें। ठीक है, दोस्तों ऐसा ज्ञापन मामले के अभिलेख का भाग होगा और यदि अभियोजक परिवादी या अभियुक्त या मामले का अन्य कोई पक्षकार ऐसा चाहे तो उसे ज्ञापन की प्रतिलिपि नियुक्त दी जाएगी। इसका क्लोज तो कहता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा बनाया गया यह ज्ञापन कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा और वकील आरोपी पीड़ित को इसकी फ्री कॉपी पाने का हक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 348 के बारे में। आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच विचार या अन्य कार्रवाई के किसी प्रकरण में किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में समन कर सकेगा या किसी ऐसे व्यक्ति की जो उपस्थित हो यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन नहीं किया गया हो परीक्षा कर सकेगा। किसी व्यक्ति को जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकेगा। और यदि न्यायालय को मामले के न्याय संगत निश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा। इसमें कहा गया है कि आवश्यक गवाह को बुलाने और पुनः बुलाने की शक्ति, मतलब न्याय का यह सही फैसला करने के लिए कोर्ट केस की किसी भी चरण में किसी भी नए गवाह को समन करके बुला सकती है। कोर्ट में मौजूद किसी भी व्यक्ति का बयान ले सकती है चाहे उसे समन न भेजा गया हो। ठीक है, किसी ऐसे गवाह को दोबारा बुला सकती है जिसका बयान पहले लिया जा चुका है। यदि कोर्ट को लगता है कि सही न्याय के लिए किसी व्यक्ति की गवाही बहुत जरूरी है तो कोर्ट के लिए उसे बुलाना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 349 के बारे में। नमूना हस्ताक्षर हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। यदि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण कार्रवाई के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति भी है नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख या आवाज का सैंपल देने के लिए निर्देश देना समीचीन है तो वह उस आशय का आदेश कर सकेगा और उस दशा में वह व्यक्ति जिसे आदेश संबंधित है ऐसे आदेश में निर्दिष्ट समय और स्थान पर प्रस्तुत किया जाएगा या वहां उपस्थित होगा और अपने नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख या आवाज का सैंपल देगा। परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को ऐसे अन्वेषण या कार्रवाई के संबंध में किसी समय गिरफ्तार न किया गया हो। परंतु यह और कि मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाए किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किए बिना ऐसा नमूना या सैंपल देने के लिए आदेश कर सकेगा। इसमें कहा गया है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केस की जांच के लिए आरोपी या किसी भी व्यक्ति को अपने हस्ताक्षर हैंड राइटिंग या आवाज मतलब वॉइस सैंपल का नमूना देने का निर्देश दे सकते हैं। आमतौर पर ऐसा आदेश तब दिया जाता है जब वह व्यक्ति उस केस के सिलसिले में कभी न कभी गिरफ्तार किया गया।
लेकिन मजिस्ट्रेट कारणों को लेकर बिना गिरफ्तार किए भी किसी व्यक्ति को सैंपल देने का आदेश दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 350 के बारे में। परिवादी और साक्ष्यों के विवेक। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियमों के अधीन रहते हुए यदि कोई दंड न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे न्यायालय के समक्ष इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचार या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन से उपस्थित होने वाले किसी परिवादी या साक्षी के उचित व्यवहारों की राज्य सरकार द्वारा दिए जाने के लिए आदेश दे सकेगा। इसमें कहा गया है कि जब भी कोई पीड़ित मतलब परिवार या गवाह कोर्ट में गवाही देने के लिए आता है तो कोर्ट राज्य सरकार के खर्चे से उनके आने जाने और रहने का उचित भत्ता खर्चा देने का आदेश दे सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन 351 के बारे में, अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति। तो प्रत्येक जांच विचार में इस प्रयोजन से कि अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाले किन्हीं परिस्थितियों का स्पष्टीकरण कर सकेगा। पॉइंट है, किसी प्रकरण में अभियुक्त को पहले से चेतावनी दिए बिना उसे ऐसे प्रश्न कर सकेगा जो न्यायालय आवश्यक समझे। पॉइंट बी, अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा किए जाने के पश्चात और अभियुक्त से अपनी प्रतिरक्षा करने की अपेक्षा किए जाने के उस न्यायालय उस मामले के बारे में उससे साधारणतया प्रश्न करेगा। परंतु किसी समान मामले में जहाँ न्यायालय ने अव्यक्तिक उपस्थिति से अभिमुक्ति दे दी है वहाँ वह खंड के अधीन उसकी परीक्षा से अभिमुक्ति दे देगा। ये सेक्शन कहता है कि यह धारा कोर्ट को यह अधिकार देती है कि आरोपी को अपने खिलाफ आए सबूतों पर सफाई पेश करने का सीधा मौका दे। इसे प्राकृतिक न्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। ठीक है, इसका क्लोज वन कहता है कि आरोपी से सवाल पूछने का मुख्य मकसद उसे किसी जाल में फंसाना नहीं है बल्कि उसे अपनी सफाई देने का मौका देना। ठीक है, जब गवाह कोर्ट में आरोपी के खिलाफ बयान देते हैं तो कोर्ट आरोपी से पूछती है कि इस पर उसका क्या कहना है। इसका पॉइंट ये कहता है कि कोर्ट केस की जांच या विचारण की किसी भी दौर में आरोपी को बिना पूर्व चेतावनी दिए कोई भी ऐसा फैसला पूछ सकती है जो कोर्ट को जरूरी लगे। पॉइंट भी कहता है कि जब सरकारी पक्ष के सभी गवाहों के बयान दर्ज हो जाते हैं और आरोपी को अपनी पैरवी बचाव शुरू करने के लिए कहा जाता है तो उसे ठीक पहले आरोपी से केस के बारे में मुख्य सवाल जवाब करेंगे। अगर मामला समन केस है, कम गंभीर मामला है और कोर्ट ने आरोपी को अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने से छूट दी हुई है तो कोर्ट इस खंड के तहत सवाल जवाब करने से भी उसे छूट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब अभियुक्त की धारा 1 के अधीन परीक्षा की जाती है तब उसे कोई शपथ नहीं दिलाई जाती। इसका क्लोज तो कहता है कि जब कोर्ट इस धारा के तहत आरोपी को सवाल जवाब करती है तो आरोपी को शपथ कसम नहीं दिलाई जाती। ठीक है, इसका कारण यह है कि भारतीय कानून में आरोपी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। वह गवाह के रूप में कसम नहीं खाता है बल्कि केवल अपना पक्ष रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 3 के बारे में। अभियुक्त ऐसे प्रश्न के उत्तर देने से इनकार करने से या उसके मिथ्या उत्तर देने से दंडनीय न्याय हो जाएगा। इसका क्लोज 3 कहता है कि यदि कोर्ट आरोपी के सवाल को जवाब देने से इनकार कर देता है या कोई गलत झूठा उत्तर दे देता है तो उनसे इसके लिए अलग से कोई सजा या दंड नहीं लिया जाए। ध्यान रहे कि झूठा जवाब देने पर अलग से सजा नहीं होगी, लेकिन कोर्ट उसके इस व्यवहार या दिए गए जवाबों से अपने विवेक के अनुसार निष्कर्ष निकाल सकती है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।